नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता छगन भुजबल जो आए दिन हिंदू धर्म के खिलाफ ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते रहते हैं और अगर उनके बयानों के वीडियो को उन तक पहुंचाया जाता है तो जान से मारने की, गोलियों से भून देने की धमकी मिलती है। और इसी को लेकर अब छगन भुजबल मुसीबत में फंस गए हैं। एक व्यापारी को धमकी देने के मामले में छगन भुजबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भुजबल ने कहा कि स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा क्यों हो रही है, जिसको लेकर भी छगन भुजबल मुसीबत में फंस गए हैं। एनसीपी की साफ साफ ये गुंडागर्दी है। एक तरफ अनिल देशमुख जेल की हवा खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ये खबर सामने आ रही है कि इन वसूली गैंग पर भी जल्द एक्शन लिया जाएगा। आज इसी खबर पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। छगन भुजबल ये कैसे बयान दे रहे हैं, ये कैसी एनसीपी की गुंडागर्दी है? देखिए, दो तरह की बातें आज सामने आई हैं। पहले तो छगन भुजबल ने जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है, वो क्षमा करने के लायक नहीं है। ऐसे इनकी ये लगातार परंपरा रही है। इस बात को लेके ये जो कांग्रेस में गए थे शिवसेना से, इसी आधार पर गए थे, क्योंकि ये जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं। एनसीपी नेता शरद पवार को ऐसे पहले भी समझ लेना चाहिए था, लेकिन वो भी इसी तरीके के, इसी गुट के मेंबर हैं। तो इसलिए छगन भुजबल ने आज क्या कहा? छगन भुजबल ने माँ सरस्वती का अपमान किया कि स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जो पाठशालाएं हैं वहाँ माँ शारदा, माँ सरस्वती की जो फोटो लगी होती है उनकी पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं होनी चाहिए। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू उनका ये था कि भाई इनकी पूजा क्यों हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को शिक्षा देने वाली हैं। कुछ लोगों का मतलब कुछ वर्ग, जिसको सवर्ण कहा जाता है। ये सबसे पहले हिंदू धर्म को बांटने की राजनीति है, जाति के आधार पर। आप 2000 साल पहले, 1000 साल पहले की बातों को लेके अभी के समय में जब ऐसे ही हिंदू धर्म में कुछ ऐसे गद्दार, जो धार्मिक गद्दार बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरी तरह से जाति के आधार पर इसको टारगेट करना शुरू कर दिया है, दूसरे को मौका देना शुरू कर दिया है, वहाँ फिर से ये गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स एनसीपी करने जा रही है और कर रही है। तो छगन भुजबल जो बात बोले, अगर वो बात सही है, इनके लिहाज से भी सही है, तो इनको क्यों दुखी होना चाहिए कि आपको वैसे वीडियो आ रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके पास मैसेज आएंगे, आपकी आलोचना होगी, चाहे मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, या लोग जो इस बात को पसंद नहीं करते हैं वो भी करेंगे। तो इनको मैसेज आया, लेकिन मैसेज आने के बाद तो बौखलाहट हो गई। इनको लगने लगा कि हमारा दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है, और ये जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, हमको भी भेजे जा रहे हैं, वो दूसरे जगह पर भी भेजे जाएंगे, सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज होगा, और उसके बाद हमारी जो पॉलिटिक्स जिसकी कोशिश कर रहे थे कि उससे फ़ायदा हो और नुकसान हो जाएगा। फिर इन्होंने अपने गुंडे को भेज दिया। एक गुंडे हैं एनसीपी के, जो वहाँ पर जाके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसे मैसेजेस किए, ऐसे वीडियो भेजे, तो तुम्हारे घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी, गोलियों से भून देंगे। ये भाषा कैसी है और ये धमकी कैसी है, इस बात से एनसीपी और बेसिकली अभी छगन भुजबल की बात कर रहे हैं, तो पहले छगन भुजबल को देख लें कि ये इनकी स्थिति कैसी है। छगन भुजबल ऐसे भी शिवसेना के नेता थे। 1960 के डिकेड में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। बाला साहब ठाकरे के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की थी। ये छोटे मोटे वेंडर हुआ करते थे, बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले। इनके घर के पारिवारिक स्थिति वैसे थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया और बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे राजनीतिक कद इनका बढ़ा। लेकिन इनका विवाद कहाँ से शुरू हुआ? जब बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, और छगन भुजबल ने देखा कि ऐसे समय में अब महाराष्ट्र में, जब पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का एक्सपेंशन हो रहा है, तो हमें
पूरे हिंदुत्व के बजाय जातीय राजनीति करनी चाहिए। और बाला साहब ठाकरे को इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उनको एक सलाह दी थी कि आप भी अब इस तरह की राजनीति कीजिए और ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ाइए। इसमें ये अपना फ़ायदा देख रहे थे, ओबीसी दलित देख के, कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए, उनको आगे रखिए ताकि मैसेज जाए और हम लोग फिर महाराष्ट्र में जातीय राजनीति जो चल रही है उसमें हमारा भी योगदान हो जाएगा, हम भी पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ सकते हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के अंदर जाति की राजनीति नहीं करेंगे। अगर हम जाति की राजनीति करना शुरू कर देंगे तो अपने धर्म के लिए हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें जातीय एकता चाहिए, धार्मिक धर्म के अंदर जातीय विघटन नहीं चाहिए। लेकिन इनको ऐसा लगा कि अब ये दांव फेल होता जा रहा है, तो इन्होंने शिवसेना से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और फिर कांग्रेस में इन्होंने एंट्री ले ली। कांग्रेस में भी शरद पवार के चेले बन गए और शरद पवार जब कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाए तो एनसीपी में चले गए शरद पवार के साथ। अब ये पूरा जो इनका राजनीतिक लाभ हानि का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसे ही चलता रहा। शरद पवार को महाराष्ट्र में जातीय राजनीति को बढ़ाने वाले नेताओं में से माना जाता है। पिछले कुछ दिन पहले बार बार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि ये शरद पवार ही हैं जिसने हिंदुत्व को कमजोर किया है महाराष्ट्र के अंदर, जिसने इतना जातीय जहर भर दिया लोगों के अंदर कि लोग हिंदुत्व के आधार पर नहीं सोचते हैं, जाति के आधार पर सोचते हैं। जबकि पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें चल रही है। किसी भी धर्म को उठा के देख लें, ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म में परेशानियां नहीं हैं। कहीं जाति के आधार पर है, कहीं समुदाय के आधार पर है। इस्लाम को ही देख लें, हिंदुस्तान में इस्लाम या पूरी दुनिया में शिया सुन्नी के बीच बटा हुआ है। हिंदुस्तान में तो मुसलमान जो है जातियों में बटे हुए हैं। आप हर चौक चौराहे पर देख लेंगे कि मुसलमान भी कितनी जातियाँ मुसलमानों के अंदर है। लेकिन इसके जाति के नेता, इसके जाति के लोग जातीय आधार पर इस्लाम की बुराई नहीं करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि हमारे यहाँ उल्टी धारा बहती है और इसलिए ये एक नई कॉन्स्पिरेसी है मुसलमानों की। जितने मुस्लिम राजनीति करने वाले नेता हैं वो अब मुसलमानों को साथ में जोड़ रहे हैं हिंदू दलितों के साथ। कहते हैं कि दलित मुस्लिम एकता होनी चाहिए, जय भीम के नारे लगाए जाते हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरीके से एक वर्ग को उससे निकालो, अपने साथ जोड़ो, पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों फायदे के लिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही है, लेकिन धर्म के मामले में भी वो हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये जो छगन भुजबल का बयान आया है और छगन भुजबल की राजनीति है और एनसीपी की जो गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी कोई नई नहीं है। शरद पवार भ्रष्टाचार के महानायक हैं। इनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ है और ये मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। इनका पूरा परिवार राजनीति में है। इनका भतीजा अजीत पवार डिप्टी सीएम रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये पूरा भ्रष्टाचारी तंत्र है जिसके कारण इनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन खबर है कि भ्रष्टाचारी तंत्र जो ये वसूली गैंग है उन पर एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्द। जरूरी है एक्शन लिया जाना। और जो इंटरनल सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो महाराष्ट्र सरकार के अगला टारगेट है, ये शरद पवार और एनसीपी का वो वसूली तंत्र ही है। ये वसूली तंत्र का खुलासा, वसूली गैंग का खुलासा तो उसी समय हो गया था जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और कुछ समय के अंदर इन्हीं के अधिकारियों ने, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से सीबीआई, ईडी जिसकी बात करते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो तंग कर रही है, या प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर तो इन्हीं के अधिकारियों ने खोला कि भाई कैसा चल रहा है महाराष्ट्र में। ये इतने समय की सरकार ही है। और उसके बाद मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने, उस समय जो कमिश्नर थे, उन्होंने ये सारा राज खोल दिया कि कैसे कैसे ये लोग 100 करोड़ रुपया सिर्फ मुंबई से हर महीने वसूलने का टारगेट दिया था। सचिन वाजे बाद में पलट गया, फिर उसने गवाही दी। ये सारा अभी चल रहा है जिसमें अनिल देशमुख अभी भी जेल के अंदर है। लेकिन ये सोच के देखिए
कोई भी सामान्य भी जो व्यक्ति होगा ये सोच लेगा कि कोई एक नेता जो गृह मंत्री है उस राज्य का, वो मुंबई के अंदर 100 करोड़ रुपया हर महीने वसूली का सिर्फ पुलिस विभाग को देता है। उसके बाद वहाँ पर भी बार और इस तरह से दूसरी तरफ प्रशासनिक विभाग की वसूली है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वसूली है। तीसरे तरफ जो सिर्फ मुंबई के बाहर इतना बड़ा स्टेट है तो हर जिला में पुलिस अधिकारी जो हैं उन लोगों को भी टारगेट दिया होगा। तो हर महीने अगर 500 करोड़ रुपया कमाया जा रहा है तो ये अनिल देशमुख के पास से निकला क्यों नहीं सारा का सारा पैसा? अनिल देशमुख के पास से निकला, लेकिन 100-200 करोड़ रुपए, ये हर महीने के 500 करोड़ का टारगेट, ये उसका बंदरबाट कहाँ हुआ था? ये एनसीपी के नेताओं के बीच भी हुआ होगा, पार्टी में भी गया होगा। और शरद पवार इस बात से बिल्कुल अनजान रहे, जो कहते हैं कि भाई राजनीति में क्या हो रहा है वो दूसरे जगह की भी जानकारी इनको है। ये दावा करते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी है तो हमने उद्धव ठाकरे को पहले सतर्क किया था, हमें पता था कि ये उद्धव ठाकरे के पार्टी में खिचड़ी पक रही है, वहाँ पर कुछ नेता हैं जो बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को कई बार इंस्ट्रक्शन दिए कि अपने विधायकों के साथ बातचीत करो, मीटिंग करो। तो क्या शरद पवार को ये पता नहीं था कि हमारा जो गृह मंत्री जिसे बनाया गया है, गृह मंत्री कोई छोटा मोटा मंत्रालय तो है नहीं, उसी के लिए तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच जंग चल रही थी कि भाई किसे गृह मंत्री दिया जाएगा। और गृह मंत्री अगर बनाया गया तो वैसे में गृह मंत्रालय भी अजीत पवार को भी दिया जा सकता था, डिप्टी सीएम थे, उनको भी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो वसूली करके इन लोगों के बीच बांटे। अब दूसरे डिपार्टमेंट में भी इस पर जांच करने के आदेश दिए जा रहे हैं और 2.5 साल के कार्यकाल में ही इन लोगों ने जो गंध फैलाया है, ये जो पूरा वसूली रैकेट है जिसमें शरद पवार की पार्टी की भूमिका क्या रही है, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ये बार बार एनडीए की सरकार के समय भी आरोप लगाती रही है कि शरद पवार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार इसलिए बनाए हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ लेके क्योंकि इनको वहाँ के पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। उद्धव ठाकरे शरद पवार के इशारे पे काम करते हैं, इसलिए ये जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर सुपर सीएम जो हैं शरद पवार हैं। और बार बार आरोप लगाया जाता रहा कि पूरा दादागिरी एनसीपी की है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बार बार चिट्ठी लिखकर बताया गया कि भाई हमें महाराष्ट्र की सरकार से बाहर आ जाने चाहिए, ये शरद पवार हमको खोखला कर रहे हैं, ये सारा का सारा माल हड़प रहे हैं खुद ही। तो ये तंत्र जो बना है, वसूली गैंग है, रैकेट जो चल रहा है, पूरा नेटवर्क, इसको तो तोड़ना ही चाहिए, पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और सरकार की अब ये तैयारी है और उसमें टारगेट पर एनसीपी ही है कि शरद पवार जो डर्टी पॉलिटिक्स इतने दिनों तक करते रहे, वो उसका परिवारवाद नहीं चलेगा। यानी कि अगर शरद पवार के बाद अजीत पवार, सुप्रिया सुले सब उसी बहती गंगा में हाथ धोते रहें तो ये नहीं चलेगा। इनका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा, बेनकाब किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी छगन भुजबल ऐसे बयान दे चुके हैं, पर ऐसे बयानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। पर एक बात तो है, एनसीपी के सारे नेताओं की पोल पट्टी खुल रही है, वसूली गैंग का भी खुलासा हो रहा है। इस वसूली गैंग में एनसीपी के कई बड़े नेताओं का नाम बताया जा रहा है, जिस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी भी चल रही है। अब देखना होगा अगला नंबर किसका आता है। आज के हमारे शो में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कल फिर महाराष्ट्र से जुड़ी किसी बड़ी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।